चलो बच्चों, तो आज हम लोग अकाउंट में चैप्टर नंबर 5 शुरू करें, जो चैप्टर का नाम है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। देखो, ये चैप्टर शुरू करें ना, लेकिन इससे पहले चैप्टर नंबर 4 का मैं आपको थोड़ा सा कुछ याद करवा दूं। चैप्टर नंबर 4 में हमने देखा था रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। रिकंस्ट्रक्शन का मतलब ये होता है कि जब जितने भी पार्टनर्स उस बिजनेस में काम कर रहे हैं, उनका अगर प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो चेंज हो रहा हो, या तो उनमें कोई नया पार्टनर का एडमिशन हो रहा हो, या कोई पुराना पार्टनर रिटायर हो जाता है या उनकी डेथ हो जाती है, तब पूरे के पूरे पार्टनरशिप फर्म का, पूरे बिजनेस का रिकंस्ट्रक्शन किया जाता है। मतलब कि उनमें सभी एसेट्स, सभी लायबिलिटीज़ को फिर से काउंट किया जाता है, नया प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो ढूंढते हैं, उसके साथ सेक्रीफाइस और गेन रेशियो ढूंढते हैं। याद है चैप्टर 4 में आपने फाइंड किया था सेक्रीफाइस और गेन रेशियो, ये सब चीज़ें की जाती है ना। वो रिकंस्ट्रक्शन में मैंने आपको यही 3 रीज़न बताए थे कि बिजनेस में रिकंस्ट्रक्शन कब होता है। तो जनरली या तो जब प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो चेंज करते हैं तब, या तो कोई नया पार्टनर का एडमिशन होता है, या तो फिर कि जब पुराना पार्टनर रिटायर हो जाता हो या तो उसकी डेथ हो जाती हो। ये मेनली 3 रीज़न होते हैं पूरे फर्म का रिकंस्ट्रक्शन करने के लिए, जिसमें से पहला रीज़न आपने 4 चैप्टर में देखा था कि प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो चेंज होता है। तो क्या होता है, जब प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो चेंज होता है तब कोई पार्टनर या तो सेक्रीफाइस करता है या तो कोई पार्टनर गेन करता है। ये सेक्रीफाइस और गेन वो आपने देखा था ना चैप्टर 4 में। अब चैप्टर 5 उसी का ही कंटिन्यू है कि जब नया पार्टनर एडमिशन लेता हो तो रिकंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं। समझो 4 चैप्टर का कंटिन्यू ये 5, और उसी का ही कंटिन्यू फिर 6 और 7 भी चैप्टर है। तो अब से ये सभी चैप्टर कंटिन्यूज हैं, जो एक में रूल आएंगे वही रूल सभी चैप्टर्स में होंगे, तो इसलिए ध्यान से समझना। आज के वीडियो में भी मैं इस चैप्टर के सिर्फ रूल्स, मेन रूल्स आपको आज समझाऊंगा। इनके जो सम्स हैं वो सम्स हम लोग कल के वीडियोस में देखेंगे। अगर एग्जाम वाइज इस चैप्टर 5 की बात की जाए, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, तो चैप्टर 5 में आपके एग्जाम में 8 मार्क का सम पूछा जाता है, 8 मार्क का। ठीक है, चैप्टर 5 और चैप्टर 6 दोनों में से 8 मार्क के सम्स आते हैं। दोनों चैप्टर मिलाकर आपके 16 मार्क के चैप्टर्स होते हैं। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये चैप्टर्स हैं। और ये जैसे एडमिशन और इसके चैप्टर नंबर 6 जो है वो रिटायरमेंट का है, कि अगर कोई पार्टनर रिटायर होता हो तो कैसे किया जाता है। इन दोनों के सम्स आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो इसीलिए आज मैं इनके रूल्स आपको ध्यान से समझाऊंगा, और अच्छी तरह से उसे लिख भी लेना, नोट भी कर लेना, क्योंकि यही रूल चैप्टर 5 में भी है और इसके ऑलमोस्ट सेम रूल चैप्टर 6 में भी आएंगे। तो अब जो हमारा ये चैप्टर है ना, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, सबसे पहला टॉपिक तो हम लोग ये देखें कि एडमिशन की ज़रूर क्यों पड़ती है। कोई भी बिजनेस में नया पार्टनर की एडमिशन की क्यों ज़रूर पड़ती है। तो नीड ऑफ एडमिशन में उसके काफ़ी सारे रीजंस होते हैं, कि जैसे कि सबसे पहले नीड ऑफ एडिशनल कैपिटल, कि अगर बिजनेस में ज़्यादा पैसों की ज़रूर है, पहले ही 3 पार्टनर काम कर रहे हैं, लेकिन पैसों की कमी पड़ रही है कि थोड़े ज़्यादा पैसे चाहिए, तो कोई चौथे को भी पार्टनर बना लेंगे। वो जब पार्टनर बनेगा तो अपने साथ थोड़े पैसे तो लगाएगा ना बिजनेस में। तो इसीलिए जब पैसों की ज़रूर पड़ती हो ना, तो इसलिए नए पार्टनर का एडमिशन किया जाता है। या तो रिक्वायर एडिशनल मैनेजरियल एबिलिटी। एडिशनल मैनेजरियल एबिलिटी, इसका मतलब क्या, कि देखो जब जनरली 3 लोग जो है वो बिज़नेस संभाल रहे हैं, 3 लोग अच्छी तरह से बिज़नेस संभाल रहे हैं, लेकिन फिर भी बिज़नेस में कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं। वो लोग ये कहते हैं कि यार उसको बिज़नेस को संभालने के लिए अभी भी किसी और की भी ज़रूर पड़ेगी। ठीक है ना, एडिशनल मैनेजरियल एबिलिटी मतलब कि मैनेजमेंट करने के लिए किसी की ज़रूर पड़ेगी, तो इसलिए वो कोई नया पार्टनर रख लेते हैं। ठीक है, कि चलो बाकी सब कामकाज तो मुझे हो रहा है, लेकिन यार जो हिसाब किताब लिखना है ना, वो हम में से किसी को भी नहीं आता। होता है कितनी बार कि चलो यार और सब तो कामकाज हो रहा है, लेकिन जो अकाउंटिंग करनी है ना, वो हम तीनों में से कोई पार्टनर को नहीं आती, और भाई और किसी को सौंपना हमें अच्छा नहीं लगता, तो हम एक काम करते हैं, कोई नया पार्टनर रख लेते हैं कि हमें ज़्यादा पैसे भी मिल जाएंगे और हमारा थोड़ा सा काम वो जो है वो संभाल लेगा। ठीक है ना, तो जनरली कुछ मैनेजमेंट का वर्क करने के लिए भी नए पार्टनर का एडमिशन करवाया जाता है। या तो कंटिन्यूइंग पार्टनर रिटायर्स और डाइज,
या तो जो कंटिन्यू पार्टनर हो, जैसे 3 पार्टनर बिजनेस चला रहे हैं, उन 3 में से कोई एक पार्टनर रिटायर हो जाता हो या तो उसकी डेथ हो जाती हो, बरोबर। तो वो जो 3 पार्टनर में से अब 2 ही बचे, तो अब काम करने के लिए किसी तीसरे की ज़रूर है। तो अगर कोई रिटायर हो जाता हो तो उसकी जगह पर नए पार्टनर का एडमिशन करवाया जाता है। ओके। या तो फिर नीड ऑफ स्किल। नीड ऑफ स्किल मतलब कि अगर कोई स्पेशल स्किल की ज़रूर हो, कि जैसे बिजनेस में जो है वो नई टेक्नोलॉजी यूज़ करनी है, लेकिन अभी जो पार्टनर्स हैं उन पार्टनर्स में से किसी को भी वो टेक्नोलॉजी यूज़ करना चलाना आती ही नहीं है। तो फिर तो क्या करेंगे, कोई ऐसे पर्सन की ज़रूर होगी ना कि जिसे वो स्किल हो, जिसे वो टैलेंट हो, तो जिससे वो उसे टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सके। तो ऐसी स्किल पाने के लिए, ऐसा टैलेंट पाने के लिए भी नए पार्टनर का एडमिशन करवाया जाता है, कि जिससे वो नया पार्टनर आ जाए और वो उसकी स्किल, उसके टैलेंट का फ़ायदा वो हमारे बिजनेस को हो जाए। ठीक है। या तो फिर नॉर्मली फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क मतलब कि काम का बंटवारा करने के लिए। वही जनरली अगर 3 लोग काम कर रहे हैं लेकिन बिजनेस थोड़ा बढ़ रहा है, बिजनेस एक्सपांड हो रहा है, अभी काम बहुत ज़्यादा बढ़ गया कि अभी उन 3 लोगों से काम संभल रहा नहीं है, कि अभी और चौथे की ज़रूर है कि जो है वो हमारा थोड़ा सा काम संभाल दे। तो इसीलिए कोई डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क के लिए भी, मतलब अपने काम का बंटवारा करने के लिए भी नए पार्टनर का एडमिशन करवाया जाता है। ठीक है ना। तो ये सब रीजंस हैं कि जिनकी वजह से बिजनेस में नया पार्टनर आता है। और जब नया पार्टनर आता है तो क्या क्या चेंजेस किए जाते हैं। अब हमारे सम्स के अकॉर्डिंग देखें, आपका जो 8 मार्क का सम आएगा तो उसमें कौन कौन से मेन टॉपिक्स हमें सॉल्व करने हैं। तो उस वक्त चेंजेस ड्यूरिंग एडमिशन समझना कि क्या क्या चीज़ें चेंज की जाती हैं। तो सबसे पहले चेंज किया जाता है चेंजेस इन प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो। आपके सम में क्या क्या चेंजेस होंगे वो बता रहा हूँ। जब भी कोई नया पार्टनर आता है ना, तो सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो चेंज होता है। भाई पहले 2 या 3 पार्टनर काम कर रहे थे, अब कोई चौथा पार्टनर भी आ गया, तो अब क्या सब में वैसे ही प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो रहेगा? नहीं, चेंज होगा ना उसमें। अब सबके लिए नया प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो ढूंढना पड़ेगा। जो पुराना था वो चला गया, फिर से जो है वो नया प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो हमें ढूंढना पड़ेगा। सही बात है ना। जनरली ये टॉपिक ध्यान देना बेटा हर एक। जनरली जब भी कोई न्यू पार्टनर का एडमिशन होता है ना, तो पुराने पार्टनर ऑलमोस्ट सेक्रीफाइस करते हैं। पुराने पार्टनर क्या करते हैं? सेक्रीफाइस करते हैं। सही बात कि नहीं? कि अगर पहले जो है वो 3 पार्टनर काम कर रहे हैं, उसमें अगर कोई चौथा पार्टनर आ गया तो उसे तीनों पार्टनर मिलकर थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट का हिस्सा उसे भी देंगे ना। अगर अगर जो है वो पैसों के हिसाब से देखें, रेशियो के हिसाब से नहीं, वो तो सम्स में देखेंगे। पैसों के हिसाब से अगर आप समझो कि समझो पहले अगर बिजनेस में जो है वो 30 लाख रुपए प्रॉफिट होता था, अंदाजा लगाओ कि साल का 30 लाख रुपीस प्रॉफिट हो रहा था, और 3 पार्टनर थे। तो 3 पार्टनर थे तो समझो तीनों को 10-10 लाख रुपए मिल जाता था, इजीली मिल जाएगा ना तीनों को। लेकिन अब अगर कोई चौथा पार्टनर नया आया, पार्टनर का एडमिशन हुआ, और प्रॉफिट समझो वही 30 लाख का ही है अभी भी, तो क्या अब चारों को फिर से 10-10 लाख बांटेगा? नहीं ना। जो पहले 3 पार्टनर थे वो अपने हिस्से में से थोड़ा थोड़ा हिस्सा उसको देंगे ना, नए पार्टनर को देंगे कि नहीं? मतलब पहले उन तीनों पार्टनर को अगर 10-10 लाख मिलते थे, तो अब 10 नहीं मिलेंगे, शायद 8 लाख या 9 लाख या 7 लाख थोड़े से कम मिलेंगे। समझ आ रही है बात? तो ये चीज़ ध्यान रखो, इस एग्जाम्पल से ये चीज़ समझो कि जब भी नए पार्टनर का एडमिशन होता है ना, तब उस वक्त पुराने पार्टनर सेक्रीफाइस करते हैं। क्या करते हैं? सेक्रीफाइस। हाँ, कोई कोई सिचुएशन आती है कि जब कोई एक पार्टनर गेन भी करता है, वो स्पेशल सिचुएशन हम लोग सम्स में देखेंगे। बाकी सिंपल अगर लॉजिक चलाओ तो कोई नया पार्टनर आएगा तो पुराने पार्टनर को सेक्रीफाइस ही करना पड़ेगा। तो हम लोग जैसे वो 4th चैप्टर में ढूंढते थे ना, सेक्रीफाइस और गेन रेशियो, तो उसमें से इसके लिए, एडमिशन के लिए हमें क्या ढूंढना होगा? सेक्रीफाइस रेशियो ढूंढना होगा हमेशा। क्या फाइंड करना है? सेक्रीफाइस रेशियो। और याद है सेक्रीफाइस रेशियो की फॉर्मूला जो 4th चैप्टर में देखी थी? सेक्रीफाइस रेशियो की फॉर्मूला आती है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो एक तो ये चेंजेस हम लोग देखेंगे।
दूसरा कि रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, कि जब भी कोई न्यू पार्टनर का एडमिशन होगा ना, तब बिजनेस में जितनी भी एसेट्स जितनी भी लायबिलिटीज होगी ना, उनकी रीवैल्यूएशन की जाएगी, मतलब कि उनकी नई वैल्यू फाइंड की जाएगी। कि जैसे एसेट्स और लायबिलिटीज़ में से अगर समझो एसेट्स, समझो कि भाई पहले कोई मशीनरीज हमारे पास थी, कि भाई 50,000 की मशीनरी थी, तो उसका रीवैल्यूएशन इस वक्त किया जाएगा कि 50,000 की मशीनरी है, तो अब इस वक्त उसकी वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई कि बढ़ गई। कि 50,000 की मशीनरी अब वो 45,000 की हो गई, 45,000 की हो गई, मतलब 5,000 रुपये का नुकसान हुआ ना। ये रीवैल्यूएशन किया जाएगा। या जैसे हमारे पास बिल्डिंग पड़ी हुई है, ठीक है, कि अगर 5 लाख की बिल्डिंग है, उसकी रीवैल्यूएशन की गई, फिर से नई वैल्यू इस वक्त ढूंढी गई, तो वो 5 लाख की बिल्डिंग 6 लाख की हो गई, मतलब 1 लाख रुपए फ़ायदा हुआ, बरोबर। या ऐसे ही कोई भी लायबिलिटीज़ हो, कि लायबिलिटीज़ अगर हमें क्रेडिटर्स को इतने पैसे चुकाने, क्रेडिटर्स हमारी लायबिलिटी होती है ना, तो उस वक्त चेक करेंगे कि भाई क्रेडिटर्स को कितने पैसे देने, उतने ही या थोड़े कम ज़्यादा हो गए। सो इन शॉर्ट, कि जब भी एडमिशन होता हो ना, तो बिजनेस में जितनी भी एसेट्स हमारे पास हैं, जितनी भी लायबिलिटीज़ हमारे पास है, सबका रीवैल्यूएशन किया जाता है। और रीवैल्यूएशन करने के बाद हमें पता चलता है कि इस वक्त हमारा बिजनेस प्रॉफिट में है कि लॉस में है। सबकी नई वैल्यू ढूंढी जाएगी तो पता चलेगा ना कि कोई कोई किसी किसी में से हमें प्रॉफिट हो रहा है, किसी किसी में लॉस हो रहा है। भाई बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई, मशीनरी की वैल्यू कम हो गई, सही बात कि नहीं। तो आखिरी में हमें फ़ायदा हुआ या नुकसान, वो ये रीवैल्यूएशन से ढूंढा जाता है, ठीक है। इसके बाद क्या किया जाता है, उसके बाद दूसरा वर्क किया जाता है कि अकाउंटिंग एंट्रीज ऑफ अ न्यू पार्टनर, नए पार्टनर की अकाउंटिंग एंट्रीज की जाएगी। जो नया पार्टनर आएगा तो वो खाली हाथ तो आएगा नहीं बिजनेस में, आप ही बताओ, खाली हाथ आएगा उसमें? बिल्कुल भी नहीं। जो नया पार्टनर आएगा ना, वो अपने साथ थोड़ा कैपिटल लेके आएगा ना, पैसे तो लेके ही आएगा ना। जो भी बिजनेस में आ रहा है तो वो बिजनेस में अपने कुछ पैसे लगाएगा ना, अपने साथ थोड़ा कैपिटल लेके आता है, कुछ एसेट्स लेके आता है, या तो फिर गुडविल लेकर आता है वो अपने साथ, समझे। तो न्यू पार्टनर जब भी आ रहा है, एडमिशन ले रहा है बिजनेस में, तो वो कौन कौन सी चीज़ें अपने साथ लेकर आ रहा है, या उसके आने से क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, तो वो चेंजेस की एंट्रीज भी हमें करनी पड़ेगी। और आखिरी में ध्यान देना होता है सबसे इम्पोर्टेंट, अकाउंटिंग एंट्रीज ऑफ गुडविल, कि गुडविल काउंट करना होगा, बरोबर। कि इस वक्त एडमिशन के वक्त हमारे बिजनेस का गुडविल फिर से रीवैल्यूएशन किया जाता है, गुडविल का भी फिर से गुडविल काउंट की जाती है, और वो गुडविल की स्पेशल एंट्रीज करनी होती है। आपका जो चैप्टर 5 और 6 है ना, उसमें दोनों में से जैसे मैंने बताया कि 8-8 मार्क के सम्स आएंगे आपके एग्जाम में, और पूरे सम में जो मेन एंट्री होगी ना, वो सिर्फ इसकी होगी, गुडविल की, दोनों चैप्टर में। पूरा सम 8 मार्क का, एकदम इजी, कोई जो है वो बड़ी बात नहीं होगी, आराम से कर लोगे। लेकिन जो सबसे ज़्यादा खास ध्यान देना होगा तो वो आएगा गुडविल की एंट्रीज में, क्योंकि जब भी न्यू पार्टनर आता है ना, तो पूरे बिजनेस की गुडविल चेंज होती है, या तो गुडविल बढ़ जाएगी या तो गुडविल कम हो जाएगी नए पार्टनर के आने से, ठीक है। ये एंट्रीज सम्स देखेंगे ना, तब उस वक्त ज़्यादा क्लियर होगा, उस वक्त मैं बताऊंगा आपको। सो इन शॉर्ट, कि जब भी कोई न्यू पार्टनर का एडमिशन होता हो, तो आपको ये 4 चीज़ें ध्यान देनी है। हर सम के लिए भी समझो, तो हर सम में ये 4 चीज़ें ध्यान देनी है। सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो चेंज करना है, मतलब समझो सेक्रीफाइस रेशियो इसमें ढूंढना है। क्या ढूंढना है? सेक्रीफाइस रेशियो, जैसे 4 चैप्टर में ढूंढते थे। उसके बाद फिर सभी एसेट्स और लायबिलिटीज़ का रीवैल्यूएशन करना है। फिर जो नया पार्टनर आता हो, तो वो नया पार्टनर अपने साथ क्या क्या लेके आएगा, क्या चेंजेस होंगे नए पार्टनर की वजह से, वो एंट्रीज देखनी है। और आखिरी में गुडविल की एंट्रीज देखनी है। हर सम में आपके ये 4 चीज़ें कंपलसरी ध्यान देनी है, ठीक है। और जब भी हमें ये सम करना है, मतलब जब भी एडमिशन होता हो न्यू पार्टनर का, तब उस वक्त बिजनेस के लिए ये 4 अकाउंट बनाए जाते हैं। बिजनेस में ये 4 अकाउंट तैयार किए जाते हैं। सबसे पहले बनता है रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट ये नया अकाउंट, चैप्टर 4 में इसका सिर्फ इंट्रोडक्शन हमने देखा था। अब चैप्टर नंबर 5 में प्रॉपरली ये अकाउंट बनाना है। चैप्टर 4 में सिर्फ थियरी समझी थी हमने इसकी।
कि रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। रीवैल्यूएशन अकाउंट में जो भी आप लोग एसेट्स और लायबिलिटीज़ का रीवैल्यूएशन करोगे ना, नई वैल्यूज़ ढूंढोगे ना, तो उससे कितना फ़ायदा या कितना नुकसान हो रहा है वो इस रीवैल्यूएशन में लिखते हैं। कि समझो आपकी बिल्डिंग, वो बिल्डिंग अगर 5 लाख की थी, अब रीवैल्यूएशन की गई, नई वैल्यू ढूंढी गई, तो वो बिल्डिंग 5 लाख की जगह अब 6 लाख की हो गई। ठीक है ना, 1 लाख रुपए बढ़ गया ना, तो 1 लाख रुपए का जो फ़ायदा हुआ ना, वो सिर्फ फ़ायदा यहाँ लिखा जाता है रीवैल्यूएशन अकाउंट में। ठीक है, या जैसे मशीनरी हुई, तो मशीनरी की वैल्यू पहले 50,000 थी, अब 45,000 हो गई, मतलब कि 5,000 का नुकसान हुआ। तो जो नुकसान हुआ ना, वो यहाँ लिखा जाता है रीवैल्यूएशन अकाउंट में। तो सबसे पहले बनता है रीवैल्यूएशन अकाउंट। आपके हर सम में स्टार्टिंग इससे होगी। रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाने में सिर्फ इसमें कौन कौन सी एंट्रीज कि रीवैल्यूएशन करते वक्त हमें कितना फ़ायदा या कितना नुकसान हो रहा है वो यहाँ लिखा जाता है रीवैल्यूएशन अकाउंट में। ठीक है, उसके बाद दूसरा अकाउंट बनता है, वो आता है पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल एंड करंट अकाउंट, ये आपने जैसे फाइनल अकाउंट बना रहे थे ना, सेकेंड चैप्टर में जैसे फाइनल अकाउंट्स तैयार कर रहे थे, उसमें जैसे कैपिटल और करंट अकाउंट बनता था, वैसे ही इसमें भी बनाएंगे। कि अगर क्वेश्चन में मेंशन हो करंट अकाउंट बनाना है तो करंट अकाउंट बनाएंगे, अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तो सिर्फ और सिर्फ कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। सेकेंड चैप्टर में भी ऐसा ही करते थे ना। ये आती है ना वही कैपिटल रखने की मेथड, फिक्स बेस मेथड और फ्लक्चुएशन बेस मेथड। फ्लक्चुएशन मेथड कि अगर फिक्स कैपिटल हो तो फिर कैपिटल के साथ करंट अकाउंट भी बनाया जाता है, और अगर फ्लक्चुएशन कैपिटल हो तो सिर्फ कैपिटल अकाउंट ही बनाते हैं। बरोबर, यहाँ आप लोग सिर्फ यही ध्यान देना कि अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है करंट अकाउंट बनाना है तो बनाएंगे, नहीं तो सिर्फ कैपिटल अकाउंट। उसके बाद दूसरा बनता है, वो आता है कैश एंड बैंक अकाउंट। ये इसके साथ खास बनाना होता है एडमिशन के वक्त, क्योंकि एडमिशन के वक्त जो नया पार्टनर होगा वो कुछ पैसे लेके आएगा, जब रीवैल्यूएशन करेंगे तो किसी की वैल्यू कम किसी की ज़्यादा होगी। बराबर ना, कुछ पैसे चुकाएंगे कुछ नए पैसे मिलेंगे, तो इसलिए वो सब कैश या बैंक की एंट्री वो यहाँ पे करेंगे। तो कैश और बैंक अकाउंट वो यहाँ पे बनाया जाएगा। और उसके बाद आखिरी में तो बनता ही है वो क्या, बैलेंस शीट। ठीक है ना, एडमिशन के बाद भी नई बैलेंस शीट बनाई जाती है, और बैलेंस शीट में हमारी जो लायबिलिटी और एसेट्स, ये जो दोनों साइड होती है, वो दोनों साइड का टोटल देखा जाता है कि दोनों साइड प्रॉपर है या नहीं है। बरोबर, आई बात समझ में। अब इनमें से ये कैपिटल और करंट अकाउंट, इसके बारे में हमने पहले समझ चुके हैं। कैश और बैंक अकाउंट तो नॉर्मली बनता है, और बैलेंस शीट के बारे में भी हमें पता है। हमारा नया अकाउंट इस बार कौन सा बनेगा, तो वो रीवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा। और रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के लिए उसके एक सिंपल रूल्स मैं आपको बता दूं कि रीवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनाना है। तो उसमें भी ऐसे ही दो साइड आ जाएगी ना, रीवैल्यूएशन अकाउंट में भी जनरली दो ही साइड आती है, डेबिट और क्रेडिट। कि डेबिट साइड पे क्या लिखा जाता है, कोई भी तरह का लॉस हो ना, कोई भी तरह का लॉस होता हो रिवैल्यूएशन के वक्त, जब भी आप कोई नई वैल्यू ढूंढो और उसमें कुछ भी नुकसान होता हो ना, तो वो डेबिट में लिखते हैं। और रिवैल्यूएशन करते वक्त अगर कोई भी तरह का फ़ायदा होता हो तो उसे क्रेडिट में लिखते हैं, है ना। एनी प्रॉफिट, कोई भी फ़ायदा होता हो तो वो क्रेडिट में। मतलब समझो कि ये रिवैल्यूएशन अकाउंट है ना, वो एक तरह के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह ही है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी तो हम लोग यही करते हैं ना कि डेबिट साइड पे सब नुकसान लिखते हैं और क्रेडिट साइड पे सब फायदे। तो यहाँ पर भी वैसे ही करना है। अब देखो कि जनरली कोई एसेट्स की अगर बात की जाए ना, तो वैल्यू ऑफ एसेट से डिक्रीज, तो अगर एसेट की वैल्यू कम हो जाती हो, जैसे मशीनरी की वैल्यू कम हो गई, नुकसान हुआ ना, तो वो नुकसान यहाँ लिखा जाता है डेबिट में। जब कोई एसेट्स की वैल्यू कम होती हो, या अगर कोई एसेट्स की वैल्यू बढ़ जाती हो, तो उसे क्रेडिट में लिखते हैं, मतलब वो फ़ायदा हुआ ना, तो उसे क्रेडिट में लिखते हैं वहाँ पर। ठीक है, अगर लायबिलिटी की बात की जाए, तो जब लायबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज होती हो, जब लायबिलिटी इंक्रीज हो जाती हो, तो वो डेबिट में लिखेंगे, क्योंकि अगर लायबिलिटी बढ़ जाए तो वो हमारा लॉस हुआ ना। पहले मुझे किसी को 10,000 देने थे, अब मुझे 15,000 देने हैं, लायबिलिटी बढ़ गई तो उल्टा नुकसान हुआ ना मेरा। तो अगर लायबिलिटी इंक्रीज होती हो तो यहाँ डेबिट में, और अगर लायबिलिटी कोई भी डिक्रीज होती हो,
भाई पहले मुझे किसी को 15,000 देने थे, अब 10,000 ही देने हैं, तो उल्टा 5,000 का मेरा फ़ायदा हो गया ना। तो लायबिलिटी डिक्रीज होती हो तो वो क्रेडिट में लिखते हैं, बरोबर। या फिर जब एडजस्टमेंट करते वक्त या सम करते वक्त जब पता चले कि कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मतलब कि अगर कोई पैसे देने बाकी हैं तो वो डेबिट में लिखेंगे, क्योंकि ये भी है तो एक तरह की हमारी लायबिलिटी ना, तो वो भी डेबिट में लिखी जाएगी। कोई भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस या तो कोई भी आउटस्टैंडिंग इनकम हो, कि आउटस्टैंडिंग इनकम, तो वो लिखी जाती है क्रेडिट में, बराबर ना। कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आर गिवन इन एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट में कोई भी अगर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो तो उसे डेबिट में लिखेंगे, और एडजस्टमेंट के वक्त कोई भी अगर आउटस्टैंडिंग इनकम हो तो उसे क्रेडिट में लिखा जाएगा। या तो फिर वैसे ही कि अगर कोई भी नया एक्सपेंस हो, कोई भी नया एक्सपेंस अगर आता हो, कि जैसे साल के एंड में पता चला कि यार ये तो एक्सपेंस देना ही बाकी है, या अब आखिरी दिन पे इतने खर्चा हमें चुकाना है, तो कोई भी एक्सपेंसेस हो तो उसे डेबिट में लिखते हैं, क्योंकि एक्सपेंस एक तरह के हमारे लॉस जैसा ही हुआ। और कोई भी अगर इनकम हो, कोई भी इनकम, तो उसे क्रेडिट पे लिखा जाता है, ठीक है। सो इन शॉर्ट रिवैल्यूएशन अकाउंट में सिंपल इतना ही बनाते हैं कि कोई भी फ़ायदा होता हो ना तो उसे क्रेडिट में लिखो सब, प्रॉफिट कोई भी होता हो तो, और कोई भी नुकसान होता हो, कोई भी लॉस होता हो तो उसे डेबिट में लिख दो, ठीक है ना। सिंपल हो जाता है ना ऐसा। और मेन, सबसे मेन जो इस पूरे चैप्टर में जो भी सम्स में आपको हैरान करेंगे या जिस पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है, तो वो चीज़ है गुडविल की एंट्रीज। लेकिन उसको अगर एकदम सिंपल बनाना हो ना, तो गुडविल की एंट्रीज के लिए सिंपल 5 रूल्स आते हैं। अगर वो 5 रूल आप लोग याद कर लो ना, तो आपकी गुडविल की एंट्री एकदम ईजी हो जाएगी। पूरे सम में सिर्फ गुडविल की ही एंट्री है जिसके ऊपर आपको ध्यान देना है, बाकी की एंट्रीज एकदम इजीली आप लोग कर पाओगे, कुछ भी बड़ी बात नहीं है। और गुडविल की एंट्री के लिए भी कोई बड़ी बात नहीं है। गुडविल की एंट्री के लिए सिंपल 5 रूल्स आते हैं, 5 समझो सिचुएशंस आती हैं। अगर वो 5 सिचुएशन आप लोग समझ लो, तो वो सिचुएशन जब भी सम में वो सिचुएशन आ जाए, मतलब आपको वैसी एंट्री करनी है, ठीक है। तो देखो वो 5 सिचुएशन आज मैं बता रहा हूँ आखिरी में सिर्फ, और इनके रिलेटेड सम्स हम लोग फिर कल से शुरू करेंगे। तो देखो अब हम लोग गुडविल की एंट्रीज देखें, कि एंट्रीज ऑफ गुडविल एंड न्यू पार्टनर। तो गुडविल की एंट्री देखो ना, तो सबसे पहली सिचुएशन जो हर सम में होगी, हर सम में ये सिचुएशन होगी ही होगी, कि व्हेन ओल्ड गुडविल इज गिवन इन द बैलेंस शीट। हर सम में पहले आपको एक पुरानी गुडविल दी गई होगी, नई गुडविल तो रीवैल्यूएशन करके ढूंढेंगे ना हम लोग, बराबर ना, वो भी आपको अलग से दी गई होगी, ढूंढने की तो ज़रूर नहीं है। लेकिन जो भी ओल्ड गुडविल दी गई हो ना, तो उसकी एंट्री कहाँ करते हैं, तो उसकी एक ही एंट्री होती है। ये एंट्रीज याद रख लो, तो जब भी सम करो मतलब हाँ इसी प्लेस पे वो चीज़ लिखनी है हमें, कोई कंफ्यूजन नहीं उसमें। तो जब भी ओल्ड गुडविल दी गई हो तो उसकी एंट्री कैसे करते हैं, तो इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द डेबिट साइड ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल एंड करंट अकाउंट इन ओल्ड रेशियो, ठीक है। जो भी पुरानी गुडविल है ना, तो वो पुराने पार्टनर्स को, नए पार्टनर को नहीं, ये ध्यान रखना, जो पुराने पार्टनर हैं उन्हीं को ही डेबिट साइड पे उनके कैपिटल या करंट अकाउंट ही बनाते हैं ना। पार्टनर के लिए कौन सा अकाउंट बनता है, कैपिटल या तो करंट अकाउंट। करंट अकाउंट हो तो करंट अकाउंट में, करंट अकाउंट न हो तो कैपिटल अकाउंट में। उसके डेबिट साइड पे ओल्ड रेशियो में बांट देते हैं, जो पुराना प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो होगा उसमें बांट देंगे, ठीक है। तो जब भी ओल्ड गुडविल हो ना, अभी ये रूल्स शायद आपको न भी समझ में आए क्योंकि हमने सम्स नहीं किए हैं इसके, प्रैक्टिकल नहीं है, ये सिर्फ थियरी है, क्योंकि जब तक प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तब तक क्लियर नहीं होगा। तो शायद रूल्स न भी समझ में आए, लेकिन भले इन रूल्स को एक पेज पे लिख देना, क्योंकि कल से जब हम सम शुरू करेंगे तो मैं डायरेक्ट आपको ये रूल्स याद करवाऊंगा कि देखो ये सिचुएशन आ रही है तो आपको ऐसे एंट्री करनी है। तो ये पांचों एंट्रीज, ये 1 है, 2, 3, 4, 5, सभी एंट्रीज एक पेज पे अच्छी तरह से लिख दो। आपके चैप्टर का समझो रूट बेस यही है, इन्हीं के अकॉर्डिंग ही हमें सम्स करने हैं। तो सबसे पहले जब भी ओल्ड गुडविल आपको दिया हुआ ना, पुरानी गुडविल, तो उसे
ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल एंड करंट अकाउंट में डेबिट साइड पे बांट देते हैं, ओल्ड रेशियो में बांट देंगे उसे, ठीक है। उनके बाद दूसरी सिचुएशन आती है कि व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग ए शेयर इन ऑफ न्यू गुडविल इन कैश, कि जब नया पार्टनर आएगा ना, मैंने आपको बताया कि जो नया पार्टनर आएगा तो वो नया पार्टनर खाली हाथ आएगा नहीं, वो अपने साथ कुछ चीज़ें तो लेके आएगा ना, बराबर ना। तो उसमें अगर नया पार्टनर कुछ न्यू गुडविल का हिस्सा कैश में लेके आ रहा है, शेयर ऑफ न्यू गुडविल, पूरी गुडविल वो थोड़ी लेके आएगा, न्यू गुडविल का एक हिस्सा, समझो नई गुडविल, ठीक है, न्यू गुडविल की बात कर रहा हूँ जो आपके सम में होगी, कि अगर न्यू गुडविल 1 लाख की है तो उसमें से समझो 20,000 वो नया पार्टनर लेके आ रहा है ना, गुडविल का हिस्सा, वो कितना हिस्सा वो भी आपको सब सम्स में दिया हुआ होगा, आपको खाली ये एंट्री सही जगह पे लिखनी है। अगर एंट्री आपने गलत लिख दी तो फिर हो गया सब, ठीक है। तो ये एंट्रीज इसलिए आपको बता रहा हूँ कि उसमें लिखा हो, अगर ये सिचुएशन दी गई हो सम में, ये सिचुएशन है आपकी सेकंड, और यही 5 सिचुएशन ही आएगी, इसके बाहर की कोई सिचुएशन नहीं आएगी कोई सम में। तो अगर ये सिचुएशन हो कि कोई नया पार्टनर गुडविल का कोई हिस्सा कैश में लेके आ रहा है, कैश में लेके आ रहा है, तो उसकी एंट्री कहाँ करते हैं, तो उसकी 2 एंट्री होती है। एक तो कैश अकाउंट डेबिट, जितना हिस्सा वो लेके आ रहा है ना, समझो 20,000 लेके आ रहा है, तो कैश अकाउंट में डेबिट साइड पे लिखेंगे, 4 अकाउंट बनेंगे ना इसमें, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। तो उसमें जो कैश अकाउंट बनेगा उसके डेबिट साइड पे लिखेंगे, और ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में, टू ओल्ड पार्टनर जर्नल एंट्री में लिखते हैं ना, टू मतलब क्रेडिट में, तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट के क्रेडिट में उसे बांट देंगे। जो भी वो समझो 20,000 लेके आएगा ना, तो वो 20,000 पुराने पार्टनर को बांट देंगे। कैसे बांटेंगे, तो सेक्रीफाइस रेशियो में बांटेंगे। और इस सिचुएशन के लिए आपको रफ में पहले सेक्रीफाइस रेशियो ढूंढना पड़ता है। सेक्रीफाइस रेशियो जो हमने 4th चैप्टर में ढूंढा था ना, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, तो वैसे सेक्रीफाइस रेशियो ढूंढना पड़ेगा, और उसके अकॉर्डिंग फिर ये ओल्ड पार्टनर को गुडविल बांट देंगे। मतलब नया पार्टनर अगर 20,000 लेके आएगा ना, तो उसकी एक एंट्री कैश अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे कि भाई नया पार्टनर 20,000 लेके आया, और वो 20,000 रखेंगे नहीं, वो 20,000 पुराने पार्टनर्स को बांट देंगे, सेक्रीफाइस रेशियो में बांट देंगे, ठीक है। जो पुराने पार्टनर्स होंगे उन दोनों को बांट दिया जाएगा फिर, बरोबर। ये सिचुएशन। उसके बाद तीसरी सिचुएशन कि व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग ए शेयर ऑफ न्यू गुडविल इन कैश एंड इफ एनी पार्टनर मेक अ गेन एट दैट टाइम। ये आपकी स्पेशल सिचुएशन है कि जनरली मैंने आपको बताया था कि जब भी न्यू पार्टनर का एडमिशन होता है तो पुराने पार्टनर हमेशा सेक्रीफाइस ही करते हैं, है ना, पुराने पार्टनर हमेशा सेक्रीफाइस करते हैं। लेकिन बाय चांस ऐसी सिचुएशन हो कि पुराने पार्टनर में से अगर कोई गेन भी करता हो, ये स्पेशल सिचुएशन आती है, कोई कोई सब में आएगी, कि अगर पुराने पार्टनर में से कोई पार्टनर अगर गेन कर रहा हो तो एंट्री क्या करेंगे, तो वो जितना भी हिस्सा वो लेके आएगा ना, न्यू गुडविल जो कैश में लेके आएगा ना नया पार्टनर, उसे कैसे बांटेंगे, तो उसे कैश अकाउंट के डेबिट में एक एंट्री करेंगे, कैश अकाउंट के डेबिट में। फिर जो गेनिंग पार्टनर होगा ना, जो पार्टनर गेन कर रहा होगा उसके भी डेबिट में लिखेंगे कितना हिस्सा, वो कैलकुलेशन जब सम्स आएंगे ना तब पता चलेंगे कि कैसे कैलकुलेशन करना है, कि गेनिंग पार्टनर होगा उसके भी डेबिट में, और जो सेक्रीफाइस कर रहा होगा ना उसके क्रेडिट में। टू सेक्रीफाइस पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। ये रूल अभी लिख लो, फिर से बोल रहा हूँ, ये अभी रूल लिख दो, जब सम आएगा तो मैं आपको ये याद करवाऊंगा फिर से रूल, और इसकी कैलकुलेशन भी बताऊंगा, ठीक है। चैप्टर में यही 5 रूल, उसके बाद अभी पूरे चैप्टर में कोई दूसरा रूल नहीं आएगा। कि यहाँ पर कैश अकाउंट के डेबिट में पहली एंट्री, गेनिंग पार्टनर्स के कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट, है ना, उसके भी डेबिट में, और तीसरी एंट्री से जो सेक्रीफाइस पार्टनर होगा उसके क्रेडिट में, बराबर। तो ऐसे ये 3 एंट्रीज हम लोग करेंगे ना। और उसके बाद चौथी सिचुएशन, कि जब ये सिचुएशन आता हो कि व्हेन न्यू पार्टनर कैन नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, कि जब अगर न्यू पार्टनर अपना गुडविल कैश में नहीं ला रहा हो,
जो नया पार्टनर आता हो ना, वो ऐसा कहता हो कि चलो ठीक है, अभी मैं काम काज शुरू करता हूँ, मेरे जो गुडविल के पैसे हैं ना वो 1 हफ्ते बाद 1 महीने बाद लेके आऊँगा, मतलब अभी बाकी रखे। गुडविल लाना कंपलसरी होता है, जब भी नया पार्टनर आता है तो वो गुडविल का कुछ हिस्सा लेकर ही आएगा, ये कंपलसरी है। लेकिन अगर वो नहीं लेके आ रहा है या ऐसे कह रहा है कि चलो अभी नहीं है मेरे पास पैसे, मैं 1 महीने बाद तुम्हें दूंगा, तब उस वक्त तो उसकी एंट्री क्या करते हैं, तो अगर वो नया हिस्सा नहीं लेके आया, समझो 1 लाख की गुडविल है, तो उसमें कंपलसरी उसमें लिखा होगा, सब में लिखा होगा कि नए पार्टनर को 20,000 लेके आने ही है। और अगर वो नहीं लेके आया तो फिर उसकी एंट्री ऐसे करते हैं कि जो नहीं लेके आया ना, तो न्यू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट में, जो नया पार्टनर होगा उसके कैपिटल या करंट अकाउंट के डेबिट में वो अमाउंट लिखेंगे, भाई इतने नहीं लेके आया। और ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट क्रेडिट में, और उसे ओल्ड पार्टनर में उतनी अमाउंट बांट देंगे। कैसे बांटेंगे, तो सेक्रीफाइस रेशियो में बांट देंगे। ठीक है, जो नहीं लेके आया तो उसके न्यू जो पार्टनर होगा उसके डेबिट में, और जो पुराने पार्टनर्स होंगे उनके क्रेडिट में लिखेंगे। ओके। और आखिरी सिचुएशन कि जब when new partner cannot bring a share of new goodwill in cash and if any partner may gain at that time, वही सिचुएशन कि अगर कोई नया पार्टनर जो है वो न्यू गुडविल कैश में नहीं लेके आ रहा है, और अगर कोई पार्टनर गेन कर रहा है उस वक्त, मैंने बताया ना आपको ऑलमोस्ट तो पार्टनर्स सेक्रीफाइस ही करते हैं, लेकिन अगर कोई गेन कर रहा है तो एंट्री कैसे करते हैं, तो फिर न्यू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट, न्यू पार्टनर के कैपिटल और करंट अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे पहली एंट्री। जो गेनिंग कर रहा होगा उसके कैपिटल या करंट अकाउंट के भी डेबिट में लिखेंगे, और जो सेक्रीफाइस करेगा उसके क्रेडिट में लिखेंगे। ओके। तो देखो अभी ये रूल्स हुए सिर्फ, मुझे पता है आप लोगों को शायद ये 5 में से कोई एंट्री समझ में आई नहीं होगी, क्योंकि ये सिर्फ थियरी है, ये सिर्फ मैंने रूल्स बताया कि जब ऐसी सिचुएशन हो तो कहाँ कहाँ एंट्रीज करते हैं। अभी तो मैंने सिर्फ वही बताया है, इसका जब तक प्रैक्टिकल एंट्रीज नहीं करोगे तब तक मुझे भी पता है आप लोगों को याद नहीं रहेगी। तो इसलिए आज सिर्फ ये 5 एंट्रीज, ये 5 रूल्स लिख लो। बाकायदा बोल रहा हूँ लिख लेना, सिर्फ ऐसे नहीं, या तो देखेंगे ये, तो फिर इसे लिखना ज़रूरी है तो ही याद रहेगा, नहीं तो याद नहीं रहेगा। तो ये 5 लिख लो एक बार, और कल से इनके सम्स हम लोग शुरू करेंगे। और जब सम्स में ये सिचुएशन आएगी ना, तो आपको मैं बुक में याद करवाऊँगा, आप वो बुक लेके बैठना कल साथ में, कि बुक में याद करवाऊँगा कि देखो ये सिचुएशन आई है तो अब आपको ऐसी एंट्रीज करनी है। ओके। तो अब कल से इनके सम्स हम लोग रेगुलर करेंगे। ओके, थैंक यू।